नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और अब वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की मीटिंग हुई है। जो जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की उन्होंने मीटिंग ली है, जब मीटिंग में की गई है केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। दरअसल हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग ली है, जिसमें हरिद्वार के CSR हाल में सांसद ने इस महीने में दूसरी बार दिशा की बैठक ली है और इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। मीटिंग में हरिद्वार जिले के तमाम विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन और तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी के सीजन में लोगों को पेयजल की दिक्कत न आए, इसको लेकर भी खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार की जो भी योजनाएं वो इसमें सम्मिलित होती हैं, जो लगभग 5 दर्जन से अधिक है। उनकी प्रगति समीक्षा की गई और कुछ जनप्रतिनिधियों के सवाल होते हैं, कुछ जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होना चाहिए, ये प्रयास रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो कार्य की प्रगति अच्छी है। अमूमन किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? देखो, समस्याएं कुछ सीजनल होती है, जैसे अब गर्मी का सीजन है तो पेयजल संबंधी समस्याएं होती हैं। कुछ दिन बाद बारिश से संबंधित समस्या होंगी, जल भराव से। खबर कालसी से है, जो जौनसार बाबर की 3 तहसीलों में नहीं है उप जिलाधिकारी और जिनके न होने से भारी दिक्कतों का कार्य हो रही है, जहां इसमें कार्य कराने के लिए तहसील में दर दर की ठोकरें खा रही है जनता। दरअसल उत्तराखंड जनपद देहरादून चक्राता विधानसभा में 3 तहसीलें हैं, जिनमें की कालसी तहसील, चक्राता तहसील तथा ट्यूनी तहसील, जिसमें की तीनों तहसीलों में इस समय कोई भी SDM की नियुक्ति नहीं है और इन तीनों तहसीलों का कार्यभार विकास नगर के उप जिलाधिकारी को दिया गया है। लेकिन इन तीनों तहसीलों की जनता अपने कार्य कराने के लिए तहसीलों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता के द्वारा कालसी के ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह से भी बात की गई, तो उन्होंने भी कहा कि यहां पर जल्द ही SDM की नियुक्ति होनी जरूरी है, ताकि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की नराया गांव निवासी श्री चंद तोमर के द्वारा भी जनता की समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून से मीडिया के माध्यम से कहा गया है कि इन तीनों तहसीलों में जल्द से जल्द SDM की नियुक्ति होनी जरूरी है। आपको बता दें कि सोचने वाली बात यह है कि लगभग 200 किलोमीटर में बसा जौनसार बाबर में कब तक लोग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और कब तक इन तीनों तहसीलों में SDM की नियुक्ति होगी। तो लगातार मांग रही है कि तीनों जगह के लिए अलग अलग SDM होने चाहिए, पर काफ़ी समय से क्षेत्र में कोई भी SDM, एक भी SDM उपलब्ध नहीं होते। लोग चक्राता ब्लॉक के लोग लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कालसी आते हैं तो कालसी के लोगों को भी लगातार SDM के ना होने पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से और मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि क्षेत्र में SDM जी की उपलब्धता करवाई जाए। और ये बड़ा अन्यायपूर्ण कदम है शासन का। पिछले दिनों भी इस तरह की प्रकरण सामने आया था, तो मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला था, तो चीफ सेक्रेटरी ने उसी दिन DM को कहकर आदेश करा दिया था। मैंने उनके संज्ञान में ये लाया था कि भाई तहसील चालसी, तहसील चक्राता, तहसील त्यूनी, जो कि 200 किलोमीटर परिधि के दायरे में है, तो 3 तहसीलों में कम से कम एक SDM तो दो। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। 50 और 100 किलोमीटर दूर से आदमी जब मुख्यालय आता है तो निराश होकर जाता कि SDM नहीं है। तो इस विषय में मैं पहले भी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुका हूँ। अब भी मेरा इसमें बहुत ही कठोर शब्दों में पहले आग्रह है सरकार से कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की जनमानस के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। अगर देखा जाए तो जितनी भी तहसील स्तर के जो कार्य होते हैं उसमें एक उप जिलाधिकारी का बहुत बड़ा रोल होता है
और उनके बिना कोई भी कानूनी कार्रवाई होना संभव नहीं हो पाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे दोनों तीनों तहसीलों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जनता की आवाज़ को इस प्रकार से बंद किया जा रहा है। 2-3 बार कई बार विरोध भी किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जब भी हम तहसील जाते हैं तो कई बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चक्रोता तहसील में जाते हैं वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जाकर कई बार हमें एक एसडीएम उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिसका कि भारी आक्रोश पूरे यहाँ पर क्षेत्र में है। और अभी हम 1-2 दिन में जिलाधिकारी महोदय को पुनः विज्ञापन देने वाले हैं कि जल्द से जल्द। तो लगातार मांग रही है कि तीनों जगह के लिए अलग अलग एसडीएम होने चाहिए, पर काफ़ी समय से। अब खबर चमोली से है, जहां हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रथम जत्था पहुंचा है गोविंद घाट, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको रवाना किया था। जहां ऋषिकेश से 5 प्यारों की अगुवाई में जत्था रवाना किया गया था। दरअसल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकेश से 5 प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाले प्रथम जत्थे को रवाना किया था, जो आज शाम शुक्रवार को गोविंद घाट पहुंच गया है। और अब खबर देहरादून से है, जो 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव किए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा साल में 2 बार कराने की तैयारी है। दरअसल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव किए गए थे और उसी के तहत परीक्षा संबंधी भी तमाम नियम कायदे बदले गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 साल में 2 बार कराने के नियम भी इस नीति के तहत लागू किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतया अपनाने की बात कही है और उसी के तहत अब राज्य में हाई स्कूल की परीक्षाएं 1 साल में 2 बार कराने की कवायद तेज हो गई है। वहीं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्रावधानों को राज्य में समाहित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अब उत्तराखंड बोर्ड में भी हाई स्कूल की परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी। वही माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परीक्षा पैटर्न को सीबीएसई बोर्ड भी अपनाने जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार इस प्रक्रिया को अपनाएगी और राज्य में अब हाई स्कूल की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी। ये एनईपी 2020 जो है उसके तहत सीबीएसई के द्वारा भी निर्धारण किया गया है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो चूंकि एनईपी 2020 एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें विचार किया जा रहा है उत्तराखंड में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें पूर्ण तरह से हमारा राज्य लागू करना है। तो उसी और अब खबर पूरे देहरादून से है, जहां पूरे देश में कोरोना के नए मामलों को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। उसी कड़ी में उत्तराखंड में एक महिला गुजरात और एक बेंगलुरु से आई है, जिनमें कोरोना के पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। एक महिला डॉक्टर है और दूसरी ऋषिकेश में पूजा पाठ के लिए आई है। वहीं गुजरात से आई 57 साल की एक महिला ऋषिकेश में पूजा के लिए आई थी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इसके साथ ही बेंगलुरु से एक डॉक्टर उत्तराखंड आई है, जिनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता तमता ने बताया है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा एक्टिव केस नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराई जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सैंपलिंग को बढ़ाया जाए। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से।
जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटिल अवस्था में है, कोई ऐसी उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट हैं वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेन की हिस्ट्री थी, वो आई थी। हाँ देखिए, ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं, ये कल की रिपोर्टेड है। लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, एक दो माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोरोना को इन्फेक्शन, लेकर तब वो उनको उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटा है स्वास्थ्य महकमा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, उसी के चलते अब उत्तराखंड में भी तैयारियां की जा रही है, इसका संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, और इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी पूरे राज्य में कोविड सर्विलांस बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। और स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लिया जाए। और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की है, और उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल जो उत्तराखंड में अपने स्तर से कोई कोविड का मामला नहीं आया है, लेकिन दो मामले जरूर सामने देखने को मिले हैं, जो बेंगलोर और गुजरात से आए हैं लोग, और एम्स ऋषिकेश में क्योंकि उनका इलाज भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी स्थिति यहाँ पर सामान्य है, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, अगर कहीं किसी को इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे केस की तत्काल पहचान करके उसका उपचार शुरू कर दिया जाए। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन, दवाओं और स्टाफ की तैयारियों को लेकर भी सारी चीजें जांची और करती जा रही हैं कि कितने कौन कौन से अस्पताल में कौन कौन सी चीजें हैं जो जल्द से जल्द वहां पर मुहैया करा दी जाए, ताकि जो उपलब्धता की समस्या होती है वो ना हो, और हर जगह पर सभी व्यवस्थाएं और सभी चीजें, दवाओं का भंडारण हो, स्वास्थ्य कर्मियों की जो संख्या है वो सब उपलब्ध रहे। और जैसे ही कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो वहां पर त्वरित एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि मॉक ड्रिल भी किया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीजें कम हैं और कहाँ पर क्या व्यवस्था और किया जाना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा है। जी, जिस तरीके से अजय जी आपने बताया कि अभी हाल ही में जो 2 महिलाएं आई हैं उनमें कोरोना के संक्रमण मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि जगह जगह पर जैसे एयरपोर्ट और स्टेशन वगैरह पे सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही है इसके लिए। और इसके लिए कितने टीमें वहाँ पे तैनात की गई हैं, कितने लोग वहाँ पे तैनात किए गए हैं, ताकि जितने भी यात्री जो बाहर से आ रहे हैं उनकी इस दौरान इनकी जाँच की जा सके और पता लगाया जा सके कि उनमें कोरोना के संक्रमण है या नहीं। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट बना हुआ है, जिसको लेकर जगह जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों की मुस्तैदी की गई है, जहां पर वो आने वाले यात्रियों की जांच कर रहे हैं ताकि उनमें पता लगाया जा सके कि उनमें कोरोना के संक्रमण है या नहीं।
खबर दुर्तप्रयाग से है, जहाँ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर वाहन हुए हैं क्षतिग्रस्त। जहाँ अगस्त मुनि के पास ये वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो भारी बारिश के कारण आधा दर्जन दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। और एसएचओ अगस्त मुनि पुलिस स्टेशन से इसकी जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बताई जा रही है, जहाँ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर वाहन हुए हैं क्षतिग्रस्त। जहाँ अगस्त मुनि के पास हुए हैं वाहन क्षतिग्रस्त, जो भारी बारिश के कारण तकरीबन आधा दर्जन दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इस संबंध में एसएचओ अगस्त मुनि पुलिस स्टेशन से जानकारी मिली है। खबर खतीमा उधम सिंह नगर से है, जहाँ जकरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अज्ञात वाहन की चपेट में एक लड़का आया है। जो वाहन की चपेट में आने वाला लड़का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है। दरअसल खबर जनपद उधम सिंह नगर के खतीमा से है, जहां खतीमा इस्लाम नगर निवासी 18 वर्षीय सैफ अली पुत्र इंतजारुद्दीन की दुर्घटना के दौरान एक दर्दनाक मौत हुई है। वहीं पर उसकी 8 वर्षीय बहन नेहा घायल हुई है। आपको बताते चले कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे लगभग अपने घर के दरवाजे लेने जा रहा सैफ अली का चक्कर पूर्व में दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें युवक की मौत हो गई है। वहीं खतीमा के वार्ड नंबर 11 का निवासी बताया जा रहा है, जो अपने बाइक से घर से निकला था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायल को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसमें परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं डॉक्टर अकलीम अहमद ने बताया कि रोड दुर्घटना में मोहम्मद सैफ अली को मृत अवस्था में लाया गया था, जिसको ईसीजी के दौरान मृत पाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और सभासद असलम अंसारी ने यह भी बताया कि लड़का मजदूरी करने वाला था और जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं घर का इकलौता वारिस था, जिससे दरवाजे के लिए चकरपुर गया था और युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही उसकी बहन 8 वर्षीय नेहा चोटिल हो गई है। और इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। और आज छुट्टी थी, शुक्रवार था। इसके घर में टीन पड़ी थी, घर में एक टीन का दरवाज़ा लगा था। तो किसी ने इससे ये बोला कि वहाँ दरवाजे मिलते हैं, कहीं बिक रहे हैं पुराने। इस दरवाज़ा लेने के लिए चकरपुर गया था। और ये अपने घर का इकलौता वारिस था। ये इसके पिताजी का इंतकाल अब से 4-5 साल पहले हो चुका था। इसकी एक छोटी बहन है 8 साल की, और एक माँ है घर में। उनका इकलौता सहारा था। ये मेरा मजदूरी करके अपनी बहन और अपनी माँ का पेट पालता था। मोहम्मद सैफ का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से मृत अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे। तो जिसका हमने ईसीजी किया तो वो मर चुका था तब यहाँ अस्पताल में आने से पहले ही। अभी मैंने उनका पोस्टमार्टम किया है। अंदर बहुत सारी चोट है, उनका जो अंदर का विसरा है वो भी डैमेज हो रखा है। बस मृत अवस्था में हमारे पास आए थे, हमने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट पुलिस को दे दिया गया है। और जो बॉडी थी वो उनके। और आज छुट्टी थी, शुक्रवार था। इसके घर में टीन पड़ी थी, घर में एक टीन का दरवाज़ा लगा था। तो किसी ने इससे ये बोला कि वहाँ दरवाजे मिलते हैं, कहीं बिक रहे हैं पुराने। इस दरवाज़ा लेने के लिए चकरपुर गया था। और ये अपने घर का इकलौता वारिस था। ये खबर देहरादून से है, जहां मानसून से पहले आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी दोनों विभागों में तेजी से तैयारियां की जा रही हैं, जब वर्कशॉप कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल मानसून से पहले आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां मानसून के लिहाज से वर्कशॉप कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में 15 जून के करीब मानसून दस्तक देने जा रहा है। और प्रत्येक मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। इसके साथ ही मानसून के दौरान चारधाम यात्रा भी कई बार काफी प्रभावित हो जाती है। लेकिन हर साल मानसून के दौरान सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते यातायात बाधित हो जाता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड में मानसून के समय स्थितियां काफी गंभीर हो जाती हैं। खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को होता है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन और लोक निर्माण विभाग
अभी से ही मानसून सीजन से संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। हालांकि मानसून सीजन के दौरान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जहां चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की भी होती है, जहां इस पर पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जहां जहां भूस्खलन होता है ऐसे में स्थानों को चिन्हित करके जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। ऐसे में जब भी भूस्खलन तो उस दौरान तत्काल सड़कों से मालवा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। देखिए, जो मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार वीसी जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं मौसम विभाग भारत सरकार के सहयोग से, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको बुला रहे हैं। देखिए, मानसून निश्चित रूप से हमारे लिए एक चैलेंज का टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड या इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। हमारे पास पूरा हमारा एसओपी बना हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे मशीन लगानी है। तो पूरा डिटेल एसओपी है, उसके हिसाब से हम लोग मशीनें और मैन पावर डिप्लॉय करते हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो जैसे ही हमको ये अलर्ट आएगा या सिग्नल आएगा कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा जो एसओपी है उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे और सभी जगहों पे जो अफेक्टेड जगह हैं, जो इंपॉर्टेंट रोड है हमारे, उनमें मशीनें लगाना, मैन पावर लगाना, सारे नंबर डिस्प्ले करना और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। इसमें हमने निर्देश ये दिया है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है और जहाँ मट्टी कच्ची है तो लैंडस्लाइड होता रहता है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर हमने जेसीबी तैनात किए हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होगा या अवलांच आएगा, मार्ग को हम खोल दिया करेंगे। थोड़ा सा उसमें विलम्ब होगा और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके कारण थोड़ी सी यात्रा में कमी रही, पर अब जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो यात्रा में काफ़ी यात्री यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सड़क हमारी दुरुस्त हैं, चल रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां मानसून से पहले आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर उससे पहले ही दोनों विभाग अलर्ट मोड पर बने हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से मानसून से पहले आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारी की है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए श्वेता, मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और ये दोनों विभाग मानसून सीजन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग राहत और बचाव कार्यों के लिए और पुनर्वास का कार्य करता है तेजी के साथ आपदा जैसी स्थिति में, और पीडब्ल्यूडी विभाग का काम जो है वो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, उसकी मरम्मत करना है, ताकि बाढ़ और अन्य आपदाओं से जो कार्य प्रभावित होते हैं, जो चीजें प्रभावित होती हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो इन दोनों विभागों की ओर से आपस में समन्वय बना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि समय समय पर इसको लेकर के मॉक ड्रिल किया जाए, अपनी तैयारियों को जांचा और परखा जाए। इसके साथ साथ जो अन्य चीजें हैं, जैसे पिछले सालों में जगहों पर आपदा जैसी स्थितियां रही हैं, उन सारे चीजों का आकलन कर करके पहले से तैयारी की जा रही है। और इसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि चार धाम यात्रा के दौरान जब भारी तादाद में लोग आएंगे तो उस समय मानसून अपने चरम पर होगा और तमाम जगहों पर सड़कें बाधित होती हैं। भारी बारिश की वजह से आपदा जैसी स्थिति तमाम जगहों पर देखने को मिलती है। तो उन तीर्थयात्रियों को समय से कैसे सुरक्षित रोका जाए, उनको आगे बढ़ने न दिया जाए। और इसके साथ साथ मौसम विभाग की ओर से जब अलर्ट जारी होता है तो उस अलर्ट को भी काफी गंभीरता से समझा जाए और ये तीनों विभाग आपस में समन्वय बना करके कैसे काम करेंगे, इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह पर जेसीबी और अन्य उपकरण तैनात किए जा रहे हैं, जो सड़कें टूटी होंगी, जहां पर भूस्खलन की स्थिति होगी, उनको कैसे त्वरित दुरुस्त किया जाए, कैसे रास्तों को खोला जाए और लोगों को भी जागरूक किया जाएगा मौसम उस समय कि लोग
कैसे बीच में रुकें, अपना बचाव करें, ताकि जब आपदा जैसी स्थिति होती है तो त्वरित काम कैसे करना है। जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम काफी मुस्तैदी से उस दौरान काम करती है। तो इन तीनों टीमों को कैसे आपस में समन्वय बना करके काम करना है, इसको लेकर के कई दौर की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। और श्वेता, चूंकि उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर जब भारी बारिश होती है, नदियां उफान पर होती हैं, तो तमाम सड़कें टूटती हैं, तमाम जो पुल हैं वो टूट जाते हैं। तो उनको त्वरित गति से कैसे निर्माण किया जाए, उनको कैसे बनाया जाए, कैसे रास्तों को सुचारू किया जाए, कैसे आवागमन को व्यवस्थित किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम भी मुस्तैदी से काम करती रही है। और पिछले कई सालों में जब जो कमियां देखने को मिली हैं, व्यवस्थाओं को कैसे वहां पर दुरुस्त किया गया है, उन सारे विषयों को लेकर के आकलन किया जा रहा है। और इस बार यही प्रयास रहेगा कि जब इस तरह की स्थिति सामने देखने को मिलेगी तो उसको त्वरित गति से दुरुस्त किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ। आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इन सभी समस्याओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन और लोक निर्माण विभाग अभी से ही मानसून सीजन से संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है। हालांकि मानसून सीजन के दौरान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की भी होती है और इस पर पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने भी ध्यान देते हुए कई निर्देश दिए हैं। और उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।